ठीक है, तो अपन देखते हैं यहाँ पर अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल के अंदर। अब आपने पढ़े होंगे कॉटिलिडेंस, ठीक है, डाइकोटिलिडेंस एंड मोनोकोटिलिडेंस। अब आपको वहाँ पे दो टर्म देखने के लिए मिली होगी, हाइपो और एपिकोटाइल। अब देखो ये क्या होता है, तो यहाँ पर बनाया गया है आपका डाइकोट। डाइकोट में यहाँ पे इजीली क्या देखने के लिए मिल रहे हैं, दो कोटिलिडेंस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये क्या है, डाइकोटिलिडेन है। यहाँ पर सिर्फ एक ही कोटिलिडेन देखने के लिए मिल रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज मोनोकोटिलिडेन। अब यहाँ पर अपने को क्लियर क्या दिखती है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस दिखती है। अब इस एम्ब्रियोनल एक्सिस जहाँ से क्या निकल रहे हैं, ये कोटिलिडेंस निकल रहे हैं, ये कोटिलिडेंस निकल रहे हैं। तो इसके ऊपर का पार्ट, इसके ऊपर का पार्ट को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एपी। क्या कहते हैं, एपिकोटाइल। कौन सा पार्ट कहेंगे इसको, एपिकोटाइल पार्ट कहेंगे। वहीं उसके बिलो पार्ट, इसका जो बिलो होगा उसको क्या कहेंगे, नीचे वाले पार्ट को क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइल। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आई कि ये जो कोटिलिडेंस होती हैं, ठीक है, जो मोनोकोटिलिडेंस है, डाइकोटिलिडेंस है, जब हम इसके एम्ब्रियोनल एक्सिस को देखते हैं तो इसके एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जहाँ से क्या निकल रहे हो, कोटिलिडेंस निकल रहे हो, वो पार्ट से ऊपर वाला पार्ट को अपन क्या कहेंगे, एपी, और नीचे वाले पार्ट को क्या कहेंगे, हाइपो। ये वाली बात समझ में आ गई। यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी, क्या कहेंगे, ऊपर वाले को तो क्या कहेंगे, एपी, नीचे वाले को हाइपो कहेंगे। ऊपर वाला पार्ट क्या बनाता है, आगे जाकर किस में टर्मिनेट होता है, प्ल्यूम्यूल के यानी कि शूट के अंदर बनाते हैं, वो आगे जाके शूट बनाएगा। वहीं पर जो नीचे वाला पार्ट है यानी कि जो हाइपो वाला पार्ट है, वो आगे जाके रेडिकल्स में यानी कि आगे जाके रूट का फॉर्मेशन, रूट सिस्टम बनाएगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होने वाला है, डेवलपमेंट होगा। अब यहाँ पर समझ में आ गया होगा क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस विच लाइज बिलो द कोटिलिडेंस। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो क्या है, और कोटिलिडेंस के नीचे वाला पार्ट है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के कोटिलिडेंस के नीचे वाला पार्ट होता है डाइकोट एम्ब्रियो के अंदर, उसको क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल कहते हैं। सो हाइपोकोटाइल समझ में आ गया। ठीक है, अब ये टर्मिनेट होता है विद द रेडिकल, क्योंकि अपन क्या कह रहे हैं, हाइपो का मतलब क्या होता है, डाउन, यानी कि नीचे की, नीचे वाला पार्ट। अब सिंपल सी बात है कि नीचे या तो रूट वाला पार्ट बनाएगा यानी कि रेडिकल्स बनाएंगे, तो नीचे बनती है रेडिकल्स, ऊपर बनता है प्ल्यूम्यूल एंड रेडिकल्स। प्ल्यूम्यूल जो होती है वो शूट सिस्टम बनाएगी और रेडिकल रूट सिस्टम बनाएगा। तो ये हो गया हाइपोकोटाइल। अब आते हैं एपी का मतलब क्या होता है, ऊपर। सो दिस इज अ पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस विच लाइज अबाउट द कोटिलिडेंस, यानी कि जो कोटिलिडेंस के ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर एपिकोटाइल कहते हैं। ये टर्मिनेट होता है विद द प्ल्यूम्यूल। अभी किसे टर्मिनेट होगा बेटा, यहाँ पे प्ल्यूम्यूल से टर्मिनेट होगा। कौन सा वाला पार्ट, एपिकोटाइल वाला पार्ट प्ल्यूम्यूल से टर्मिनेट होगा, जो शूट सिस्टम बनाएगा। वहीं पर रेडिकल वाला पार्ट रूट सिस्टम। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट यहाँ पे डिफरेंस पूछा है बिटवीन द कोलियोप्टाइल एंड द कोलियोराइजा। अब यहाँ पे ये आंसर थोड़ा गलत है, इसका आंसर देखो यहाँ पर है आगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। अब ये कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा देखो क्या होते हैं, सो दे आर द कवरिंग। ठीक है, कवरिंग्स होती हैं। जब आप मोनोकोट्स को देखते हो तो मोनोकोट में वो पार्ट जो शूट एपेक्स बनाता है, जो शूट एपेक्स बना रहा है उसकी जो कवरिंग है उसको कहते हैं कोलियोप्टाइल। वहीं पर जो रेडिकल्स हैं, तो इन रेडिकल्स की कवरिंग को क्या कह रहे हैं, कोलियोराइजा। राइजर टर्म होता है फॉर द रूट। राइजर जो टर्म आता है यहाँ पे वो डिनोट करता है बेटा रूट को। तो कोलियोराइजा जो रेडिकल की कवरिंग हो जाती है, वहीं पर कोलियोप्टाइल जो कि शूट एपेक्स की कवरिंग हो जाती है। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ पे देखो, एपिकोटाइल has a shoot apex. Epicotyl has a shoot apex and a few leaf primordial enclosed in a hollow follicular structure. Basically ये shoot apex की covering होती है, इसको कोलियोप्टाइल कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कोलियोराइजा की। तो कोलियोराइजा रेडिकल एंड रूट कैप एनक्लोज इन अ अनडिफरेंशिएटेड शीथ। तो यानी कि रेडिकल और रूट कैप की कवरिंग
अनडिफरेंशिएट सेल से होती हैं, उसी को क्या कहते हैं, कोल्यूराइजा कहते हैं। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है इंटेग्यूमेंट एंड टेस्टा। इंटेग्यूमेंट कहाँ पे पड़ा था, ओवरी के अंदर। ओवरी की कवरिंग पड़ी थी आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट। अब आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट जब क्या करते हैं, सीड बनाते हैं, ठीक है, तो ये कवरिंग, सीड की कवरिंग बनाने के अंदर काम में आते हैं। अब देखो यहाँ पे इंटेग्यूमेंट देखते हैं। इंटेग्यूमेंट इट्स द आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ओव्यूल की, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। टेस्टा क्या होता है, यही जो कवरिंग होती है इंटेग्यूमेंट, वो सीड जब बनता है तो सीड की कवरिंग को क्या कह देते हैं, टेस्टा। यानी कि यही इंटेग्यूमेंट क्या बनाते हैं सीड में, टेस्टा। तो यानी कि इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड, तो टेस्टा हो गया। ओव्यूल के आउटर मोस्ट कवरिंग इंटेग्यूमेंट। अब यही ओव्यूल तो आगे जाकर क्या बनाएगा, सीड बनाएगा ना। अब जो ओव्यूल की कवरिंग थी इंटेग्यूमेंट, क्योंकि जब वही क्या बनाने जा रहा है, सीड, तो उसकी कवरिंग क्या हो जाएगी, टेस्टा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पेरिस्पर्म एंड द पेरिकार्प। अब ये पेरिस्पर्म और पेरिकार्प क्या होती है समझो, कि पेरिस्पर्म तो होता है इट इज रेजिड्यूअल न्यूसेलस, तो ये रेजिड्यूअल न्यूसेलस होता है। देखो हमने क्या किया था, ओवरी थी, ओवरी के अंदर ओव्यूल था या नहीं। अब ओवरी तो आगे जाके फ्रूट बनाती है और वहीं पर ओव्यूल आगे जाकर के सीड बनाता है। तो अभी अपन ओव्यूल की बात कर रहे हैं और अपन ने ओव्यूल के स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि इंटेग्यूमेंट होते हैं दो, फिर अंदर की तरफ न्यूसेलस होता है, उस न्यूसेलस के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियोसेक प्रेजेंट होता है। अब वही एम्ब्रियोसेक तो ग्रो कर रहा है, उसी के अंदर तो एंडोस्पर्म और क्या बनने जा रहा है, एम्ब्रियो बनने जा रहा है। अब वहीं पर जो न्यूसेलस होता है वो किसी के अंदर जब बच जाएगा, कौन, न्यूसेलस, तो उसी को क्या कहेंगे हम यहाँ पर, पेरिस्पर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म में क्या होता है, रेसिड्यूअल न्यूसेलस जो कि बच जाता है। जैसे कि अपन एग्जाम्पल की बात करें कुछ सीड्स के, तो बीट एंड द ब्लैक पेपर। सो ब्लैक पेपर और बीट के जो है ये सीड्स, उनके अंदर क्या देखने के लिए मिलता है, पेरिस्पर्म देखने के लिए मिलता है। अब पेरिकार्प क्या होती है, पेरिकार्प यानी कि जो फ्रूट है, जो कि फ्रूट राइपन फ्रूट, जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं उनकी कवरिंग को क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। तो इट इज़ द रिपिन बॉल ऑफ द फ्रूट विच डेवलप्स फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओवरी। तो ये जो ओवरी है भाई, फ्रूट है, फ्रूट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ओवरी। ओवरी आगे जाके क्या बनाती है, फ्रूट। तो जो ओवरी की कवरिंग होती है वही क्या है, फ्रूट की कवरिंग है, वही फ्रूट की क्या बना रही है, वॉल बना रही है, जिसको क्या कह रहे हैं, पेरिकार्प कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि व्हाई इज एप्पल कॉल्ड फॉल्स फ्रूट, विच पार्ट ऑफ फ्लावर्स फॉर्म द फ्रूट। अब यहाँ पे कहा गया है कि एप्पल फ्रूट को फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं। अब फॉल्स फ्रूट क्या होता है, देखो ट्रू फ्रूट होता है, फॉल्स फ्रूट होता है और पार्थेनोकार्पी होती है। ट्रू फ्रूट वो होता है जो सिर्फ कौन बना के जा रहा है, ओवरी बना के जा रही है। तो ओवरी से जो फ्रूट बन रहा है, सिर्फ ओवरी से फ्रूट बनेगा तो वो ट्रू फ्रूट कहलाएगा। लेकिन ओवरी के अलावा वो फ्लावर के दूसरे पार्ट से बन रहा है, जैसे थैलेमस से बन रहा है, तो किसी दूसरे पार्ट से बन रहा है, तो उसको कहेंगे फॉल्स फ्रूट। इसी तरीके से यहाँ पे जो एप्पल होता है वो थैलेमस, जो मोस्ट एडिबल पार्ट होता है एप्पल का, वो थैलेमस से बनता है। इसीलिए हम एप्पल को क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट कब कहते हैं, जब वो सिर्फ ओवरी से ही बन रहा होता है, बट ये तो थैलेमस से बन रहा है। तो ये डिफरेंस हो जाता है इन दोनों के बीच में। अब आ जाओ देखो कि फ्रूट डिराइव्ड फ्रॉम द ओवरी एंड द अदर एक्सेसरी फ्लावर पार्ट, उसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट, कि जो ओवरी या फिर किसी दूसरे फ्लावर पार्ट से अपने को मिले तो वो कहलाएगा फॉल्स। ऑन द कॉन्ट्रेरी ट्रू फ्रूट्स आर दोस, लेकिन ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं जो सिर्फ ओवरी से डेवलप होते हैं, बट डू नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी थैलेमस और एनी अदर फ्लोरल पार्ट। ठीक है, in an apple the fleshy receptacles form the main edible part, hence इसीलिए क्या कहेंगे, ये फॉल्स फ्रूट है। क्या है बेसिकली, ये थैलेमस से बनता है, तो थैलेमस का पार्ट है, तो दिस इज फॉल्स फ्रूट। क्या ये वाली
बात क्लियर हो गई, व्हाट इज इज ट्रू, व्हाट इज इज फॉल्स, वेरी गुड। The next question is what is meant by emasculation। अब emasculation पढ़ लिया है अपन ने, what is this emasculation, when and why does a plant breeder employ this technique, कब इसको, कब और कहाँ इसको यूज़ किया जाता है by the plant breeder employs, ठीक है। अब देखो emasculation अपन ने कब पढ़ा था, जब अपन टेक्निक्स देखने जा रहे थे कि किस तरीके से नई नई वेराइटी को लाए, तो उसके लिए अपने emasculation और बैगिंग ये सब पढ़ा था। इमैस्कुलेशन में क्या था कि जब किसको काट दिया जाता है, एंथर को कट कर दिया जाता है। बाइसेक्सुअल प्लांट है, अगर फ्लावर है, सॉरी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसके अंदर किसको कट कर देंगे, एंथर को कट कर देंगे, तो वही प्रोसेस क्या होती है, इमैस्कुलेशन होती है। तो इमैस्कुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर विदाउट अफेक्टिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी जो पिस्टिलस को अफेक्ट नहीं होना चाहिए, विच इज़ यूज्ड इन वेरियस प्लांट हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। और इसका हम बहुत ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में यूज़ करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब जब अलग अलग चीज़ों को क्या किया जाएगा, मिक्सअप किया जाएगा, उनके अंदर क्या करवाया जाएगा, ब्रीड करवाया जाएगा, तो उसको कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि नई वेराइटी आए, एक अलग तरीके का फ्लावर, फ्रूट, सीड जो भी है वो देखने के लिए मिले, इसीलिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इमैस्कुलेशन की प्रोसेस की जा रही है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सेम फ्लावर पे सेम वाला ही एंथर आता जाए या सेम आता जाए, हम वेरिएशंस लेकर आना चाहते हैं, इसीलिए हम वो वाला एंथर कट के हमारे डिज़ायरेबल वाला एंथर को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ठीक है। देखो, emasculation is performed by the plant breeders in the bisexual flower to obtain the desired variety of plant by crossing a particular plant with the desirable pollen grain। यहाँ पे ब्रीडर्स क्या करते हैं, जो उनका डिज़ायरेबल प्लांट है, डिज़ायरेबल पोलन ग्रेन है, उसका यूज़ करते हैं एंड उस प्लांट के ऊपर क्या करते हैं, उसको डालते हैं ताकि उनको डिज़ायरेबल प्लांट मिल सके। To remove the anther, the flowers are covered with a bag बिफोर दे ओपन। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, एंथर को रिमूव करते हैं। टू रिमूव द एंथर, फ्लावर को कवर किया जाता है बैग से बिफोर दे ओपन। सो दिस एंश्योर करता है कि कोई और पोलन ग्रेन ना आ सके ऑब्टेन फ्रॉम द वेराइटी ओनली, सिर्फ हमारा डिज़ायरेबल ही आए। तो later the mature, viable and stored pollen grain are dusted on the bagged stigma by the breeders to allow artificial pollination to take place and obtain the desirable plant variety। तो सिंपल सी बात है, जो ब्रीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले बाइसेक्सुअल फ्लावर था, उसने उसको कट कर दिया, अब उसने उसके ऊपर बैग लगा दिया, अब वो सिर्फ अपनी डिज़ायरेबल वाली को ही क्या करेगा, उसके अंदर आर्टिफिशियली पोलिनेटेड, आर्टिफिशियली बाय ह्यूमंस, उसके थ्रू स्टिग्मा पर उसको डाल देगा, फिर वापस बैग लगा देगा ताकि कोई दूसरा पोलन ग्रेन वहाँ पर नहीं आए और सिर्फ उसका जो डिज़ायरेबल प्लांट है वही आगे जाकर बन सके, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि इफ वन ई का हो गया है, ठीक है, ये कह रहा है कि इफ वन कैन इंड्यूस पार्थेनोकार्पी थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ सब्सटेंस, कि कोई है कि जो क्या कर रहा है, पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस कर रहा है विद एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ सब्सटेंस। जो ग्रोथ सब्सटेंस जैसे कि हार्मोन हो गए, है ना, उनका यूज करके पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस कर रहा है। विच फ्रूट वुड यू सेलेक्ट टू इंड्यूस द पार्थेनोकार्पी एंड व्हाई? तो आप कौन सा फ्रूट यूज करोगे फॉर पार्थेनोकार्पी और क्यों करोगे उस फ्रूट को यूज? तो पहले बात करते हैं व्हाट इज दिस पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है कि फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, कि बिना फर्टिलाइजेशन के क्या हो रहा है, फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसे कहते हैं पार्थेनोकार्पी। सो पार्थेनोकार्पी में जब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन रहा है तो क्या उसके अंदर सीड होगा? यू टेल मी, क्या उसके अंदर सीड होगा? देखो, जब अपन एक नॉर्मल प्रोसेस को देखते हैं ना, तो हम वहाँ पर क्या देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, ओव्यूल, और ये रही ओवरी। हमें ये पता है कि ओवरी ही आगे जा कर के फ्रूट बनाएगी, ये चीज़ हमको पहले से ही पता है कि यही फ्रूट बनाएगी और हमें भी फ्रूट से लेना देना है, हाँ या ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा होता है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि सबसे पहले होती है फर्टिलाइजेशन होगा ना,
उसके वजह से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, और यही क्या बनाएगा आगे जाकर के, सीड बनाएगा, एंड देन क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। क्या यही प्रोसेस होती है कि सबसे पहले पोलन ट्यूब क्या लेकर आती है, मेल गैमेट को, फिर एम्ब्रियो सेक में फीमेल गैमेट से फ्यूज कर जाती है, फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है तो आगे सीड बनाता है, एंड देन इसके बाद जो बाहर का ओवरी वाला पार्ट होता है वो बाद में क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। यही प्रोसेस होती है, ये पूरी प्रोसेस होती है, तब जाके क्या बनता है, फ्रूट बनता है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड तो बनेगा ही नहीं, फिर फ्रूट कैसे बन गया। तो प्लांट क्या करता है, कुछ हॉर्मोन्स, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज करता है। ये केमिकल सब्सटेंसेस क्या हैं, जैसे कि देखो, जैसे कि हॉर्मोन्स हो गए, हॉर्मोन्स में भी बेसिकली कौन सा, ऑक्सीन, या फिर कुछ केसेस में जिब्रेलिन को भी सिक्रेशन किया जाता है। यस, प्लांट के पास हार्मोन्स होते हैं, 11th क्लास में आप सब पढ़ कर आए हो। तो ये हार्मोन जो कि ऑक्सीन है, ये क्या कहता है फ्लावर को, ओवरी को, क्या कहता है कि कोई बात नहीं, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ कोई बात नहीं, सीड नहीं बना कोई बात नहीं, लेकिन तुम फ्रूट बनाओगे। तो ये कहने का कौन काम कर रहा है, सिग्नल देने का काम कौन कर रहा है, ये ऑक्सीन हार्मोन कर रहा है। तो यही ऑक्सीन क्या करता है, इसका एरो कहाँ लेकर जाए, तो यही ऑक्सीन क्या करता है, सिग्नल लेकर जाता है फ्लावर के पास और कहता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या कर दो, फ्रूट का डेवलपमेंट कर दो। तो दिस इज द पार्थेनोकार्पी। So parthenocarpy is the process of developing fruit without involving the process of fertilization, बोले तो seed formation. So therefore the seedless variety of economically important. अब यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या है, पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखना चाहते कि आप ये किस पे यूज़ करना चाहोगे। देखो, ऐसे फ्रूट्स जिसमें बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन्स, लेमन एंड ऑरेंज, इनके अंदर बहुत ज़्यादा सीड होते हैं। लेकिन अगर सोचो तुम लोगों को यही फ्रूट बिना सीड के मिल जाए तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कंज्यूमर उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे या फिर सीड वाले की डिमांड ज़्यादा करेंगे। सिंपल सी बात है, जिनके अंदर सीड नहीं होगा उनके ज़्यादा डिमांड होगी। तो यानी कि हम इस चीज़ का यूज़ करें, और जो ये वाले फ्रूट्स हैं जैसे कि लेमन, वाटरमेलन्स, इनमें अगर यूज़ करें तो बिना सीड के इन फ्रूट को बना लिया जाए तो दिस इज़ इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। तो इसीलिए हम यहाँ पर इन फ्रूट का यूज़ कर सकते हैं। सो देयरफॉर द सीडलेस वैरायटी ऑफ इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, बिकॉज कंज्यूमर की डिमांड है। तो फ्रूट जैसे कि ऑरेंज, लेमन, वाटरमेलन एटसेट्रा आर प्रोड्यूस यूजिंग दिस टेक्निक। इस टेक्निक का यूज़ करके हम इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट सीड। So this technique involves inducing fruit formation by the application of plant growth. सिंपल सी बात है, जब आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हो तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन का यूज़ किया जाएगा, जैसे कि ऑक्सीन का यहाँ पर यूज़ देखने के लिए मिलेगा। कुछ मानने जिब्रेलिन भी यहाँ पर रिलीज होता है। ओके, तो ये वाली बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब अपन यहाँ पर देखते हैं हमारा 17th क्वेश्चन की एक्सप्लेन द रोल ऑफ टैपिटम इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन वॉल, की जो पोलन ग्रेन होता है उसकी वॉल। अब पोलन ग्रेन पढ़ा है, पोलन ग्रेन के पास वॉल होती है, किसकी बनी हुई रहती है, वो स्पोरोपोलिनिन। दो वॉल्स होती है, एक्साइन एंड इंटाइन, एक्साइन एंड इंटाइन। तो जो वॉल्स बन रही है, आउटर मोस्ट वॉल बन रही है, उसमें टैपिटम का क्या रोल है, कैसे टैपिटम उसको बनाकर जा रहा है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि टैपिटम क्या होता है, तब जाकर अपने को समझ में आएगा। तो देखो, जब अपन ने देखा था कि ये रहा फिलामेंट और ये रहा एंथर, बाइलोब्ड एंथर था, जब इसका टीएस कट करके देखा तो हमें कुछ इस टेट्रागोनल शेप के अंदर दिखाई देता है। अब सबसे पहले बाहर की तरफ होती है एपिडर्मिस जो प्रोटेक्शन दे रही है, फिर होती है एंडोथीसियम जो प्रोटेक्शन दे रही है, फिर मिडल लेयर जो प्रोटेक्शन दे रही है, फिर होता है टैपिटम। अब ये टैपिटम क्या करता है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है। अब कैसे करता है, पहले लोकेशन पता लग गई इसकी। अब देखो कि टैपिटम द इनर मोस्ट लेयर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम की, किसकी, माइक्रोस्पोरेंजियम की।
समझ में आता है माइक्रोस्पोर एंजाइम क्या है? जो पूरी है उसको क्या कह रहे हैं अपन? माइक्रोस्पोर एंजाइम, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे, यानी कि आगे जाके जो पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। तो सबसे आउटर मोस्ट या इनर मोस्ट जो कवरिंग होती है उसी को क्या कहते हैं? टैपिटम कहते हैं। ये नरिशमेंट देता है टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, जो अंदर की तरफ पोलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं उनको नरिशमेंट देने का काम कर रहा है। अब यहाँ पे अंदर की तरफ क्या बनेंगे बेटा? पोलन ग्रेन्स ही तो बनेंगे ना। अंदर की तरफ क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन्स। इनको न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगा? यही टैपिटम करेगा। कौन करेगा बेटा? यही टैपिटम करेगा। सो ड्यूरिंग द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, कि जब माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, द सेल ऑफ टैपिटम प्रोड्यूस वेरियस एंजाइम, हार्मोन्स एंड अमाइनो एसिड्स एंड अदर न्यूट्रिशनल मटेरियल, जो भी रिक्वायरमेंट होता है पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट के लिए, उसको रिलीज करने का काम कौन करता है? टैपिटम करता है। टैपिटम अमाइनो एसिड हो गया, हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, दूसरे ग्रोथ न्यूट्रिशन मटेरियल्स हो गए, उनको दे रहा है। किसको? उन माइक्रोस्पोर को दे रहा है, पोलन ग्रेन्स को दे रहा है, ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। सो इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस द एक्साइन लेयर। अब यही क्या करता है? कौन? टैपिटम। यही क्या करता है? प्रोड्यूस करता है एक्साइन लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन, जो कि बनी हुई रहती है स्पोरोपोलेनिन की। अभी छुपा हुआ होगा, तो यही क्या करता है? स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, उसका क्या करता है? बनाने का काम करता है टैपिटम। क्या ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है आप सभी को यहाँ पर? चलो, ये वाली स्ट्रक्चर समझ में आ गई। किसका था ये? एंथर का टीएस था, बहुत सारी कवरिंग थी, इनर मोस्ट लेकिन टैपिटम था, जो अंदर में जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस होगी अंदर की तरफ, बिकॉज अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू है, वही क्या करेंगे? मियोसिस करेंगे, टेट्राड बनाएंगे, तो माइक्रोस्पोर बनेगा। वही माइक्रोस्पोर को क्या न्यूट्रिशन दिए जाते हैं, फिर पोलन ग्रेन बनता है। फिर उस पोलन ग्रेन का भी जो सबसे आउटर की कवरिंग होती है, वॉल होती है, जिसे एक्साइन कहते हैं, उसमें स्पोरोपोलिन बनाने का काम भी कौन करता है? यही टैपिटम करता है। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कि व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस, कि एपोमिक्सिस क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सुनो, एपोमिक्सिस एक ऐसे मैकेनिज्म होती है, इसमें सीड का प्रोडक्शन होता है विदाउट इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड द सिनगेमी, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना मियोसिस के क्या बने? सीड का फॉर्मेशन हो जाए, उसे कहेंगे एपोमिक्सिस। अब देखो, पहले था पार्थेनोकार्पी, वहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था, बट पार्थेनोकार्पी किसको बताता है? फ्रूट फॉर्मेशन को विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस सीड फॉर्मेशन विदाउट क्या? फर्टिलाइजेशन। सिनगेमी समझ में आता है? फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन की कौन बनने आ रहा है? सीड बन रहा है, क्या कहेंगे? एपोमिक्सिस कहेंगे। तो इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। तो ये हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करने में बहुत काम आता है, कि जब हमको हमारा डिज़ायरेबल सीड बनाना है तब ये टेक्निक काम में आएगी। तो एक्चुअल में होता क्या है इसके अंदर? जब जो हम देखते हैं हमारा ओव्यूल, प्लांट का ओव्यूल, हमारा ओव्यूल नहीं, प्लांट का ओव्यूल, जिसके अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट होता है। अब वहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो वहाँ पे जो माइक्रोपाइल एंड पे प्रेजेंट माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, वो बिना मियोसिस करे क्या कर रही है? बहुत ज़्यादा डिवीजन कर रही है, डिवाइड कर रही है, बहुत सारे सेल्स बना रही है। यानी कि कोई अभी तक क्या नहीं हुआ है? फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन जो मेगास्पोर मदर सेल्स थी, यही मेगास्पोर मदर सेल क्या कर रही है? फटाफट डिवाइड कर रही, कोई मियोसिस नहीं हुआ है, सिर्फ वही 2n सेल है जो बार बार डिवाइड करते जा रही है, और वही आगे जाकर क्या करेगी? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, और वही एम्ब्रियो आगे जाकर सीड का फॉर्मेशन कर देगा। तो ऐसा होता है एपोमिक्सिस के अंदर। अब आगे और समझते हैं। तो दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड सीड बाय द कल्टीवेशन इज वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन इस तरीके का हाइब्रिड सीड बनाना बहुत एक्सपेंसिव होता है फार्मर्स के लिए। ऑल्सो बाय सोविंग हाइब्रिड सीड्स, और इनको जो बोना होता है, इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर सेग्रीगेट ड्यूरिंग द मियोसिस। अब क्या कहा जा रहा है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। जो भी आप हाइब्रिड के सीड बनाते हो, उनको पहली बात तो खरीदना, उनको कल्टीवेट करना,
दोनों ही बहुत महंगा होता है। एपोमिक्सिस प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर इन द हाइब्रिड। एपोमिक्सिस क्या करता है, जो लॉस ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि अगर कोई एक कैरेक्टर चला जाएगा तो उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। यहाँ पर हमारे टोटल 18 क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व कर लिए। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे एंड क्वेश्चन को सॉल्व करके भी मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा, डायग्राम्स बनाने में मज़े आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। थैंक यू सो मच। सो टाटा, बाय बाय, सी यू।